Our next class is start from preposition. इससे पहले क्लास में हमने जो है एडवर्ब तक इसकी डेफिनेशन को कंप्लीट किया था एग्जाम्पल के साथ। अब हम जो है आगे बढ़ते हैं प्रीपोजिशन की तरफ। प्रीपोजिशन यानी पोजीशन कहते हैं हालत को, प्री कहते हैं खबर को, यानी किसी भी चीज़ की हालत खबर बताया जाए तो वो कहलाता है प्रीपोजिशन। जैसे हमने डेफिनेशन में लिखा है वर्ड विच इंडिकेट एनीथिंग या एनी नाउन और प्रोनाउन इज कॉल्ड प्रीपोजिशन। जो किसी नाउन या प्रोनाउन की जगह बताए, उसके बारे में बताया, वो कहलाता है प्रीपोजिशन कहलाता है। अच्छा, इसको इस तरह कहते हैं वर्ड विच मेक रिलेशन विथ नाउन और प्रोनाउन इज कॉल्ड प्रीपोजिशन। जो नाउन और प्रोनाउन के अंदर या नाउन से नाउन के अंदर या नाउन से प्रोनाउन के अंदर ताल्लुक जोड़ता है वो प्रीपोजिशन कहलाता है। अब इसकी एग्जाम्पल हम इस तरह सकते हैं कि मैंने लिखा है अहमद इज इन दिस रूम। अहमद कमरे में है, तो इस अहमद नॉन है और रूम भी नॉन है। इस नॉन से दोनों नॉन का रिलेशन जोड़ने वाली चीज़ जो है वो इन है। और एक डिफिनेशन इस तरह हो गया। दूसरी एग्जाम्पल ये कि इससे हालत बताया तो कब्र साथ ये बता रहा है कि अहमद कहाँ है, कमरे में, मौजूदगी जाहिर कर रहा है, तो ये क्या कराएगा, प्रीपोजिशन कराएगा। इसी तरह दूसरे एग्जाम्पल को देखते हैं आगे हम। ए बर्ड इज ऑन द रूफ। ए बर्ड इज ऑन द रूफ। एक चुड़िया जो है, एक परिंदा है छत के ऊपर। तो ये ए बर्ड नॉन है और रूफ छत ये भी नॉन है। इस दोनों का रिलेशन जोड़ने वाली चीज जो है वो है ऑन। ऑन यहाँ पे प्रीपोजिशन कहलाएगा। ठीक है, यानी ये नॉन से नॉन का ताल्लुक जोड़े या नॉन से प्रोनाउन का ताल्लुक जोड़े। अब प्रोनाउन किस तरह हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल लिखते हैं हम आई एम इन दिस रूम। मैं इस कमरे में हूँ। अब यहाँ हम देख सकते हैं कि आई इसके अंदर क्या है, प्रोनाउन है मैं, और नॉन रूम है। तो इस नॉन से प्रोनाउन का ताल्लुक जोड़ने वाला जो चीज़ है वो है इन। इन क्या कहलाएगा, प्रीपोजिशन। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान में रखें कि सवाल ये है प्रीपोजिशन क्यों इस्तेमाल करते हैं। तो इसका मुख्तसर जवाब ये है कि प्रीपोजिशन किसी भी चीज़ को बामानी बनाने के लिए, सेंटेंस को मीनिंगफुल बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अगर प्रीपोजिशन इस्तेमाल ना किया जाए तो वो जुमले बामानी नहीं होगा, मीनिंगफुल नहीं होगा, उनके मीनिंगलेस हो जाएगा। जैसे मिसाल के तौर पे मैं लिखता है अहमद इज इन दिस रूम। यहाँ से प्रीपोजिशन को मैं रैप कर लेता हूँ। अहमद है, दिस रूम ये कमरा। जुमले कंप्लीट नहीं होता है, मीनिंगफुल नहीं बल्कि मीनिंगलेस हो जाता है। ठीक है, इसी तरह ए बर्ड इज ऑन द रूफ। तो ये ऑन जो है प्रीपोजिशन मीनिंगफुल बनाने के लिए सेंटेंस को इस्तेमाल किया जा रहा है। अगर इसको छुपा देते हैं यहाँ पे तो ए बर्ड इज, एक परिंदा है, द रूफ छत। तो इस बात से ये पता चलता है प्रीपोजिशन का होना जरूरी है जुमले के अंदर, क्योंकि अगर वो ना हो तो हम उस सेंटेंस को कंप्लीटली फुल मीनिंगफुल नहीं बना सकते हैं। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो आता है वो कंजक्शन का आता है। कंजक्शन यानी कंजक्ट से निकला कंजक्शन। कंजक्ट कहते हैं दो वर्ड को, दो चीजों को जोड़ना। तो कंजक्शन के अंदर जो चीजें हम पढ़ रहे होते हैं वो ये है कि ए वर्ड विच ज्वाइन अनदर वर्ड और सेंटेंस विद अनदर सेंटेंस। यानी कि एक वर्ड, ए वर्ड विच ज्वाइंस with other word or a sentence with other sentence। यानी कि एक अल्फाज वो अल्फाज जो एक वर्ड से दूसरे वर्ड को जोड़े। A word which joins another word with another word और a sentence with another sentence। यानी एक वर्ड को भी जोड़ सकता है या फिर एक जुमले को भी जोड़ सकता है। तो जो जोड़ने वाली चीज बीच में इस्तेमाल की जाएगी उसको हम कंजक्शन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल देख सकते हैं इस तरह आई एंड यू। आई एंड यू, मैं और तुम। अच्छा, ये मैंने समझाने के लिए लिखा है एंड यू।
असल में जब हम तीनों सब्जेक्ट एक ही, यानी तीनों सब्जेक्ट के बताते हैं, तीनों अगर तीन यानी कि पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, तीनों एक जुमले में एक साथ आ रहा हो, तो पहले हम इस्तेमाल करते हैं 231। ये नंबर याद रखें हमेशा, इससे आपको आसानी होगी। इस तरह आसानी होगी कि 2 से मुराद सेकंड पर्सन पहले आएगा, फिर थर्ड पर्सन आएगा, फिर फर्स्ट पर्सन आएगा। अगर एक ही जुमले में तीनों पर्सन अगर आ रहे हो, और पर्सन के बारे में विस्तार में बात करेंगे, इस पर डिस्कस करेंगे। मैं शॉर्टली बता दूं आपको कि तीन ऐसे फर्स्ट पर्सन यहाँ पे आ रहा है और सेकंड पर्सन आ रहा है, तो ग्रामर के रूल के मुताबिक ये इस्तेमाल, अगर तीनों पर्सन आ जाए, सेकंड में या थर्ड में या फर्स्ट पे आए, तो हम पहले आई लिखेंगे नहीं, ये तो मैंने ऐसे लिख दिया इसको। उसूलन ये होता है, पहले सेकंड पर्सन आएगा, फिर क्या आएगा, ही आएगा थर्ड पर्सन, एंड आई। इसका मतलब मैं, वो और तुम तीनों। ग्रामर के हिसाब से लिखेगा, पहले सेकंड, थर्ड, फर्स्ट, फिर उसके बाद हम इसी के मुताबिक वर्ब इस्तेमाल करेंगे। तो ये ध्यान में रखें स्टूडेंट के, ये नंबर याद रखें 231, यानी कि 231 नंबर जो है वो फार्मेटिकल हिसाब से ये है कि सेकंड, थर्ड और फर्स्ट। तो हमने जब लिखा तो ये गलत हो गया। पहले क्या करना है, हमें पहले सेकंड लिखना है यू एंड आई। तब यू और आई दो वर्ड जो है, इसको जोड़ने में जो वर्ड इस्तेमाल हो रहा है वो एंड इस्तेमाल हो रहा है। तो एंड जो है वो हमारा क्या बन जाएगा, कंजक्शन बन जाएगा, यानी कि जोड़ने वाला। ठीक है, इसी तरह ही इज पुअर, वो गरीब है, बट लेकिन ऑनेस्ट। अभी जुमले के अंदर जो है इस्तेमाल कर रहा है ही इज पुअर, वो गरीब है लेकिन ईमानदार है। ये एक क्लॉज है और ये एक अलग क्लॉज हो जाता है। तो इस दो क्लॉज को जोड़ने वाला, सेंटेंस को जोड़ने वाला क्या चीज कहलाता है, वो कहलाता है कंजक्शन। अच्छा, अभी एक नई चीज यहाँ सामने आई है कि यहाँ मैंने लिखा ही इज पुअर, सी ने ऑनेस्ट लिख दिया। दूसरे टाइम यानी कि सेकंड क्लॉज के अंदर हमने जो है वो सब्जेक्ट ही लिखा। और ग्रामर जरूरी है कि हमेशा कंजक्शन के बाद सब्जेक्टिव के इस्तेमाल लाजमी करते हैं। इसी तरह कनेक्शन जब बनाते हैं, डैट लगाते हैं, उसके बाद फॉर्म उसको ले आते हैं, आई को, मी को, यू को, जो भी चीज़ें है वो हिप्सी की हालत में आ जाता है। लेकिन हमेशा ध्यान में एक बात और रखिए कि जब बट से, और से, एंड से जुमले कंजक्ट हो रहा हो और एक ही सब्जेक्ट दोनों के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, जैसे ही इस्तेमाल हो रहा है कि वो गरीब है लेकिन ईमानदार है, तो दोबारा आपको सब्जेक्ट लिखने की जरूरत नहीं है। ऐसे इंग्लिश को अच्छी इंग्लिश कहा जाता है कि एक ही सब्जेक्ट के लिए बतौर सेकंड क्लॉज भी इस्तेमाल किया जाए। तो यहाँ पे नया चीज सामने आया था जुमले के अंदर कि ही इज पुअर बट ऑनेस्ट। तो ही इज पुअर, ही इज अ सब्जेक्ट, लेकिन यहाँ कंजक्शन में रूल ये है कि सब्जेक्ट चाहिए। लेकिन जब एक ही सब्जेक्ट काम कर रहा हो और कंजक्शन बट हो या एंड हो, तो बार बार आपको दोबारा सब्जेक्ट लिखना अच्छी इंग्लिश नहीं मानी जाती है। ठीक है भैया, ये चीज क्लियर हुआ बेटा कि कंजक्शन क्या होता है, कंजक्शन इसको कहते हैं। अब आखिरी जो हम पढ़ेंगे वो इंटरजेक्शन के बारे में पढ़ेंगे। ये मैं आपको जो पार्ट्स पढ़ा रहा हूँ ये डीपली नहीं जा रहा है, सेकेंड्स के अंदर या और भी चीजें, अभी सिर्फ इसकी डिफिनेशन और इसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। इंटरजेक्शन क्या चीज है, ये किसी भी अचानक से कोई भी फीलिंग होता है, चाहे अच्छाई के साथ फीलिंग हो, बुराई के साथ फीलिंग हो, जो अचानक से गमी, खुशी का इजहार हो इंसान के अंदर, फीलिंग आए, उसको कहते हैं इंटरजेक्शन। अब सपोज मैं कहीं जा रहा है, रात से मुझे 500 करोड़ मिल गया, तो मैं खुश होता है, 500 हो रहे, आई गॉट 500 रुपी नोट। तो एक अचानक से फीलिंग, एक आदमी चल रहा है, चलते टकरा गया, ये आवाज जो निकली, ये फीलिंग जो है, इसी को इंटरजेक्शन कहते हैं। और हम बच्चों सुनते आ रहे, हो रहे, वी हैव वन द मैच, हमने मैच जीत लिया। चल इसके अलामत है, निशानी है, वर्ड भी इस्तेमाल किया जाता है, हो रहे हैं, हम के लालास है, ये सब चीज़ें हैं। और साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन का भी इस्तेमाल करते हैं। इस किसी भी सीधा लकीर हो, उसके नीचे नोता लगाओ पॉइंट, उसके बाद साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, यानी कि ये इस चीज़ की अलामत है कि जुमला इंटरजेक्शन का होता है। शॉक और जॉय is called इंटरजेक्शन। किसी भी तरह से फीलिंग का नाम इंटरजेक्शन।
ठीक है, अब हम कुछ भी रहते हैं, ओह इट इज टू हॉट, इट इज टू हॉट, ओह इट इज टू हॉट, ये बहुत गर्म है। अब बर्तन छुआ, अचानक से फीलिंग, ओह इट इज टू हॉट, ये बहुत गर्म है। अब ये जो अचानक से ओह की आवाज निकली, फीलिंग हुआ, चोट तकलीफ में, तो इसी को कहते हैं इंटरजेक्शन। यहाँ पे एक नई चीज है, टू और हॉट। ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि एडवर्ब जो है वो एडजेक्टिव के लिए इस्तेमाल होता है। तो यहाँ भी एग्जाम्पल के लिए चीज आ रही है, हॉट जो है वो एडजेक्टिव है और टू बहुत गर्म, टू बहुत के मीनिंग में इस्तेमाल हो रहा है। तो अब यहाँ पे ये चीज और एक जगह वजाहत हो गई कि एडवर्ब एडजेक्टिव के इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पे टू हॉट बहुत गर्म, उससे पहले एग्जाम्पल में वेरी मैंने पढ़ाया था, तो टू भी आया एक नई चीज कि टू भी एडवर्ब, टू जो है वो एज ए एडवर्ब एज ए विद एडजेक्टिव भी इस्तेमाल होता है। बहुत सारी चीजें सकते हैं हो रहे हैं बंदवाज। अब जो भी चाहे हम खुशी या गमी के सेंटेंस में इजाफा कर सकते हैं। तो अचानक से फीलिंग का ही नाम इंटरजेक्शन है। अच्छा, ये पार्ट्स में भी इसके अंदर बास किताबों के अंदर बास टीचर जो है वो आर्टिकल को भी इस्तेमाल करते हैं। तो आर्टिकल इस्तेमाल करना गलत नहीं है, सही है, इसलिए कि आर्टिकल भी जब हम जुमले बनाते हैं, लिखते हैं, तो पार्ट्स में भी इसके अंदर ए का इस्तेमाल, एन का इस्तेमाल, दी का भी इस्तेमाल आता है। तो थोड़ा सा इसको भी पढ़ा देते हैं। आर्टिकल, ये आर्टिकल होते कितने? तीन होते हैं, ए, एन और दी। अच्छा, इसमें इसकी दो इकसाम है। ए और एन को जो है वो कहते हैं हम इंडिफिनिट, इंडिफिनिट आर्टिकल, यानी इंडिफिनिट का मतलब गैर मखसूस, गैर मखसूस हो जाता है ये। और दी जो है वो क्या था? डिफिनिट आर्टिकल, डिफिनिट आर्टिकल मखसूस। जो डिफरेंट आर्टिकल होता है वो मखसूस चीजें हैं, 36 आइटम है जिसके साथ इस्तेमाल करते हैं। बाकी ए और एन जो है जो सिर्फ और सिर्फ सिंगुलर नॉन के लिए, सिंगुलर चीज के लिए इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, इसमें मसला ये है कि ए माने में एक होता है, एन की मीनिंग में एक होता है, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि एन कहाँ इस्तेमाल किया जाए, ए कहाँ इस्तेमाल किया जाए। इसके मैं बिल्कुल आसान सा एक आपको मिसाल बताता हूँ, आप समझ में आ जाएगा। वॉवेल जो है ए, ई, आई, ओ, यू, ये 5 है वॉवेल्स, ठीक है। ये पांचों को ध्यान में रखें, आपको एन इस्तेमाल करना आसान हो जाएगा। ए उर्दू में लिख लिया, आई, ई और ओ और यू। अब जहन में ये आपको रखना है कि हमें एन इस्तेमाल कहाँ करता है। अक्सर स्टूडेंट के साथ ये मसला होता है कि वो आवाज पे चले जाते हैं कि अलिफ मदा की आवाज आए, अलिफ की आवाज आए, साउंड के ऊपर, तो साउंड के ऊपर कुछ चीजें कहीं जाके मिलती नहीं है, तो फिर बच्चों को प्रॉब्लम होता है। तो आसान तरीका उसका ये है कि ये यू को छोड़ के ए, ई, आई, ओ, ये 4 जो हैं, ये 4 वोवेल्स के साथ कोई भी वर्ड आपका शुरू होता है इसकी आवाज के साथ, तो उसमें आप एन लगाएंगे। अब फॉर एग्जाम्पल एप्पल, A-P-P-L, एप्पल सिंगलर है, तो शुरू किससे हो रही है? ए से हो रहा है, क्या लगा देंगे? एन एप्पल, ठीक है। हमें इस 4 की आवाज देखनी है, ए, ई, आई, ओ। यू की अपनी आवाज नहीं देखनी है, शुरू किसी लेटर से हो, सिर्फ साउंड का ताल्लुक इस 4 से है, इस 4 में से किसी का भी आएगा तो आपको एन लगाना है। अब दूसरी एग्जाम्पल देखते हैं हम, शुरू यू से हो रहा है, UMBRELLA, अम्ब्रेला। हमने लिखा अम्ब्रेला, पढ़ते किससे? इसको लिखा यू से है, लेकिन पढ़ गया है अम्ब्रेला। आवाज किसकी आ रही? अम्ब्रेला की, ए की, तो क्या लगाना है? हमें एन लगाना है। यानी कि हर वर्ड जो इस 4 वोवेल से ताल्लुक रखता हो आवाज में, तो वहां पे हम एन इस्तेमाल करेंगे, बाकी इसके अलावा सब में ए इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, अगर यू से शुरू हो रहा हो और उसकी आवाज यू से दे तो फिर ए लगाना है। जैसे डैश यूनिक बुक, यूनिक कहते हैं मुनफरिद को, डैश यूनिक बुक, तो यहाँ पे एन ही आएगा, क्या आएगा? यूनिक बुक, ए यूनिक बुक। तो यू अपनी आवाज यू की दे तो फिर ए इस्तेमाल करना है, लेकिन यू अपनी आवाज जब इसमें 4 में से किसी की दे तो एन इस्तेमाल करना है। डैश ऑनेस्ट, डैश ऑनेस्ट मैन। अब यहाँ पे लिखना ऑनेस्ट, शुरू हो रहा है एच से, लेकिन आवाज किससे? ऑनेस्ट, ओ की आवाज है ऑनेस्ट, तो हमें क्या इस्तेमाल करना है? एन इस्तेमाल करना है।
तो हमेशा अलिफ की आवाज या अलिफ मदा की साउंड पर नहीं जाए, बल्कि इस 4 1 2 3 4 ये वावल 4 को ध्यान में रखें। इस 4 की आवाज जहां से भी किसी से वर्ड से किसी लेटर से शुरू होता हो, लेकिन इस 4 में आवाज 4 में से अगर आवाज की साउंड निकलती है तो फिर एंड का इस्तेमाल करेंगे। ओके, आज तक के ये थोड़ा टॉपिक काफी है, तो इसको हम पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर ही शामिल करते हैं आर्टिकल में, ठीक है। और कुछ मैंने आपको इससे पढ़ा दिया कि एन और ए का मसला था, ये भी डी के बारे में 36 आइटम है, इसको भी इंशाल्लाह तफसील में नेक्स्ट क्लास में शुरू करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।